अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है? प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब होता है कि हम जिससे कहते एक जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं मार्केट प्लेस के लिए जहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम उसकी ब्रांड की तरफ आते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट अप्रूविंग। और जो ब्रांड हमें बाद में हमारे वेयर हाउस तक जो प्रोडक्ट हमने मंगवाई होती है वो भिजवा देता है, तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का ही होता है। तो इस वजह से हम उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है कि यू कैन कम्युनिकेट विद द ब्रांड, आपको ब्रांड से रब्ता करना होता है और उससे अप्रूवल लेनी होती है उस प्रोडक्ट की जो आपने हंट की होती है। तो ब्रांड से रब्ता करने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें हो जो आपके पास होना लाजमी होती हैं। तो यूएसए की मार्केट के लिए आपको ईमेल चाहिए होता है कंपनी का जिस पर वेबसाइट हमारी एक बनी होती है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो आपको ईमेल प्रोवाइड करेगा और आपको वो वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देगा। तो उस पर आपने जो ब्रांड होता है उसको तसल्ली करवानी है कि हम आपकी जो प्रोडक्ट आपसे आफ्टर सोर्सिंग लिस्ट करेंगे वो यहाँ पर हम लिस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ से लोग जो आएंगे हमसे आकर डिमांड करेंगे और हम यहाँ से सेलिंग वगैरह करेंगे। तो वो उसके लिए वेबसाइट प्रूफ होती है एक। उसके बाद हमें यूएसए का फ़ोन नंबर, एड्रेस और एलएलसी रजिस्ट्रेशन जो होती है जिसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन कहते हैं वो चाहिए होती है। और साथ ईआईएन नंबर जिसे एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक टैक्स नंबर होता है, ये चाहिए होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वैट जो होता है उसका एक नंबर इशू किया जाता है यूके के लिए, वो हमें इस सोर्सिंग के लिए चाहिए होता है यूके की मार्केट के लिए। प्लस हमें जो यूएसए से पहले हम जब एक अकाउंट बनाते हैं ना, सेलर अकाउंट, वो हम यूएसए पे रजिस्टर्ड करवाते हैं, बाद में उसको हम यूके पे लेकर जाते हैं। तो उसके लिए हमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे यूएसए में एलएलसी होती है और यूके में एलटीडी होती है जिसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमारे पास क्या है चीज़ें, 5 तरीके हैं, 5 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हैं कि हम ब्रांड्स को कैसे कांटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना माइंड सेट करते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट की अप्रूवल लेनी है, ठीक है। हम फिर मेल करते हैं उसको, उसके बाद हम उनको फ़ोन कॉल करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं ब्रांड से। और इसके बाद हम 20 चीज़ें ऐसी हैं डिस्कस करते हैं जब हम एक किसी भी सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर या ब्रांड से, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो कौन सी 20 चीज़ें ऐसी हैं जो हम पूछते हैं और हमें तैयार करनी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। ये हम आज का जो हमारा सोर्सिंग का टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सप्लाइड शीट क्या होती है, हम सप्लाइड शीट प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह, और उस शीट के मुताबिक हम अपने प्रोडक्ट जो हमने हंट किया हुआ है तो उस पर हम आगे गो थ्रू करेंगे। अच्छा, स्टेप 1 क्या है कि हम जिस वक़्त अपना माइंड सेट करते हैं तो हम ये एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखते हैं कि हमने कम्युनिकेशन के दरमियान अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है। हमने ये बिल्कुल अपना बिहेवियर नहीं शो करवाना, चाहे आप यूएसए के लिए कर रहे हैं, यूके के लिए कर रहे हैं, आपने ये बिल्कुल इसमें नहीं दिखाना कि हम एक पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो गलतियां कर देते हैं ब्रांड से जब ताल्लुक, मतलब कि उनसे जब कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जो ईमेल होती है वो अच्छी नहीं होती। तो ब्रांड भी जो है, एक ब्रांड कहते ही उसी चीज़ को है जो जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑलरेडी सेल मिल रही होती है, उसकी सेलिंग हो रही होती है, उसके पास सेलर्स आ रहे होते हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी लेकर बैठा होता है, होलसेलर भी लेकर बैठा होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ ज़रूरत होती है कि एक प्रोफेशनल लोगों की। तो हमारा जो बिहेवियर है उनके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे हम चैट पे करते हैं, ईमेल पे करते हैं, चाहे हम फ़ोन पर करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है हमेशा उनके साथ प्रोफेशनलिज्म की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हमने उनको ये बताना है कि हम आपके साथ ज़्यादा देर के लिए काम करेंगे, ये नहीं बताना कि हम आपके साथ सिर्फ एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग के बाद हम आपके साथ दोबारा नहीं करेंगे कांटेक्ट। अगर आप उनको शुरू में ये बता देंगे तो वो आपके साथ नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा।
उसके बाद हमने उसको अपने बिहेवियर से रिलायबल करना है, उनको सेटिस्फाइड करना है, और हमने उनको हमेशा जो है पेमेंट टाइम पर करनी है, और जो उनका सूटेबल मेथड है हमेशा हमने उसको प्रेफर करना है। अगर वो कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करो, क्रेडिट कार्ड दो। अगर कहता है पेपाल, तो पेपाल। तो ये चीज़ें हैं, हमने स्टेप 1 में हमने अपना माइंड सेट करना है, और हमने उसको कम्युनिकेशन करते वक्त ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेप 2 पे है कि ईमेल क्या है और कैसे करनी है। ईमेल हमारा जो है वो सबसे एक बैकबोन है हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग की। अगर हमारी एक ईमेल अच्छी नहीं होगी तो हमें ब्रांड की तरफ से कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। और अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी जो पर्सनल ईमेल होती है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल my@gmail.com, इससे कर देते हैं, या कोई याहू यूज़ कर रहा है वो याहू से कर देता है, कोई आउटलुक यूज़ कर रहा है उससे कर देता है। उस पे ब्रांड ने कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करना, ये आपकी भूल है। अगर वो रिप्लाई करेगा ही नहीं, ठीक है, आपने हमेशा जो डोमेन होती है उसके साथ आपने करना होता है जिस पर आपका स्टोर रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपका जो स्टोर है उसका नाम है माई मेटा ट्रेडर एट द रेट UK USA.com, या इस तरह का स्टोर है जो भी आपका है ना, उस हिसाब से info@metatrader.com, ये आपके स्टोर का नाम है। इस हिसाब से आपने उस पर मेल करनी है। तो ये मेल करने के लिए हमें क्या चीज़ है, ये सैंपल एक है, उसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ का ख्याल रखना है, हमने उनको हाय या हेलो कहना है, ठीक है, डियर नहीं कहना। डियर कह सकते हैं लेकिन वो डियर से बेहतर है कि आप हाय या हेलो कहें। उसके बाद अपना नाम बताएं, और अपना नाम वो बताना है जो आपकी LLC पे रजिस्टर्ड होता है, ठीक। और अपना खुद का नाम नहीं बताना जो आपकी LLC पे रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने LLC जो है जब बिजनेस एक रजिस्टर्ड करवाया है, उसमें आपने अपना नाम यूज़ किया हुआ था जॉनसन, तो आपने यहाँ पर जॉनसन लिखना है। एंड कंटेक्टिंग यू आर बिहाफ ऑफ माई कंपनी, आगे कंपनी का नाम लिख देना है। कंपनी का नाम जो है जैसे कि मेटा ट्रेडर हो गया, वो लिख देना है। आवर कंपनी सेल्स, तो आपने जो अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करवाई हुई हैं उनकी आपने थोड़ी सी बता देना है कि ये है। अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा रेफरेंसेस दे देना है, उनका UPC आपने इधर इंटर कर देना है, या उनका EAN नंबर होता है वो इंटर कर देना है। और अपने थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स यहाँ पर कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट आपने लाजमी उसके साथ शेयर करनी है, ताकि वो अगर आपकी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर जो आपने डिटेल्स दी होती हैं वो उनको वहाँ पर भी मिले। उसके बाद 2 चीज़ें हमने करनी है। अगर आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं जिसका अमेज़न पे नहीं है स्टोर वगैरह, तो आपने उसको बताना हो तो बता दें अमेज़न के लिए लेनी है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि उसको ये नहीं बताना कि मैंने अमेज़न के लिए लेनी है, ठीक है। उसको बताना है कि मैंने थर्ड पार्टी के लिए लेनी है, वो मैंने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए लेनी है। तो अगर जैसे आप चाइना से मंगवा रहे हैं होलसेल की प्रोडक्ट या PL की प्रोडक्ट, तो उस वक्त आपने अमेज़न का बता सकते हैं। अगर आप USA के ही होलसेलर से रब्ता कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से रब्ता कर रहे हैं, तो फिर आप बता सकते हैं मुझे अमेज़न के लिए चाहिए। अगर किसी ब्रांड से रब्ता कर रहे हैं तो फिर उसको बताना है कि मुझे अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए चाहिए। उसके बाद उसको लिख देना है कि इंक्लूड योर प्रोडक्ट। उनके पास आपकी जो प्रोडक्ट हंट की होती है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट हंट की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक प्रोडक्ट क्लिंकल के नाम से हंट की थी, अच्छी प्रोडक्ट थी वो हमने इधर उसका बता देना है कि ये प्रोडक्ट है, उसका ये SN है, SN या UPC नंबर है, वो बता देना है। हम वो देखना चाह रहे हैं, और साथ हम आपकी और कैटलॉग जो है वो हम देखना चाह रहे हैं। फिर आपने उसके साथ अपनी क्वांटिटी शेयर कर देनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो इधर क्वांटिटी में आपने बिल फर्ज आपको 100 यूनिट्स चाहिए तो आप 100 यूनिट्स लिख देंगे, और लिस्टेड कंपनी पेज जो, और अपने अपने पेज का जो है लिंक वो सेंड लाजमी कर देना है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें लिख देते हैं तो उसके बाद आपने एग्जांपल लिखना है कि अगर हम आपसे बल्क में मंगवाते हैं, जैसे कि 1000 मंगवाते हैं, तो हमें होलसेल का रेट क्या प्रोवाइड करेंगे आप। उसके बाद उनसे आपने उनका फ़ोन नंबर, स्काइप अकाउंट वगैरह और ये सारी चीज़ें आपने उनसे ले लेनी है। अपना नाम, कंपनी का नाम, आपने वेबसाइट बनाई है उसका नाम, फ़ोन नंबर, कंपनी की LLC नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर USA, और वैट नंबर फॉर UK, और रिकॉर्ड आखिर में अपना जो इधर नाम दिया था वो। तो इस तरीके से हमने उनको मेल सेंड कर देनी है। तो ये हमारा सैंपल था टेम्पलेट। उसके बाद क्या करना है, हमने 2 ऑप्शन है, या तो
उन्होंने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अगर वो हमें रिप्लाई कर देते हैं तो ठीक, नहीं रिप्लाई करते दोबारा से ईमेल उनको सेंड करनी है। अगर वो फिर भी रिप्लाई नहीं करते तो हमने उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है फ़ोन नंबर होता है वो हमने उस पे कॉन्टैक्ट करना है अपने वर्चुअल फ़ोन नंबर से। तो वर्चुअल फ़ोन नंबर जो है वो हम परचेज़ कर सकते हैं, वाईकी के नाम से एक वेबसाइट है। ये आपको प्ले स्टोर से वाईके के नाम से एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और गूगल पे आपको वाईके.com के नाम से वेबसाइट भी मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप वर्चुअल जो फ़ोन नंबर है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। चलो ये मैं वेबसाइट ना इसकी जो प्रो है प्ले स्टोर से जो है लिंक जो था मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमने वो वाईके पे जाके अपना वर्चुअल जो एड्रेस है, वर्चुअल फ़ोन नंबर है, वो हमने बनाकर अपने पाकिस्तानी नंबर देना है पहले। ठीक है, अगर आप जैज़ के नंबर पे बना रहे हैं तो जैज़ का नंबर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप जिस मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए लेना चाह रहे हैं, 6 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं, तो वो सिलेक्ट करने के बाद उनको पे करते हैं। तो उनको दो तरीके से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर सकते हैं, वैसे ही वो क्रेडिट कार्ड ही करते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली परचेज़ किया था तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड का था, मास्टर कार्ड नहीं था, इस वजह से मैंने उनसे बैंक अकाउंट में करवाए थे। तो बैंक अकाउंट जो है अगर किसी को डिटेल चाहिए हो तो वो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हमने कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास वर्चुअल फ़ोन नंबर होना लाजमी है। फिर हम उनसे कॉल करते हैं। तो जिस वक्त कॉल करते हैं ना तो वो इस चीज़ को हमने अपना फ़ोन नंबर भी इसलिए देना होता है, वो वाला फ़ोन नंबर देना होता है जो या तो कंपनी का है, जो हमारी वेबसाइट है उसका है, या फिर हम जो अपना वर्चुअल फ़ोन नंबर है वो भी दे सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि जो फ़ोन नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया उसी से हम कॉल करें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो हम उनको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जो हमने ईमेल की होती है वही सारी चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि हमने इस तरीके से आपको मेल की थी और आपके साथ हम होलसेल अकाउंट जो है ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप हमें रिप्लाई करें, या तो मेल का रिप्लाई कर दें, या हमसे जो चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ लें। तो उसके बाद जब वो कॉल करते हैं तो उसके साथ वो आपसे जब बात कर रहे होते हैं तो अनकंफर्टेबल मतलब उस वक्त में फील करते हैं जिस वक्त आप उनसे सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे होते, अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते। तो हमने उनको सबसे पहले अपने, अगर मेल कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमने करनी है तो वो सेटिस्फाइड हो, अगर कॉल कर रहे हैं तो हम उनको अपने अल्फाज जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकें। और अब उन पे हमने अपना ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज़ करना है। ठीक, उनसे कभी भी हमने जो है रफली बात नहीं करनी, हमेशा प्रोफेशनली बात करनी है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद हमने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं कि हम अपनी कंपनी के लिए चीज़ ले रहे हैं तो हमें देंगे आप तो 10 चीज़ें देंगे, उसका क्या रेट होगा, इससे ज़्यादा हमने मंगवानी हो तो क्या रेट होगा, और हम ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं उसके ई कॉमर्स वगैरह के हम अपना बिजनेस की डिटेल्स वगैरह इनको ज़्यादातर शेयर करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट्स वगैरह थी ये हम होलसेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पीएल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पीएल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है वो दोनों में ही होती है, होलसेल के लिए भी होती है और पीएल के लिए भी। तो अगर हम पीएल कर रहे हैं तो पीएल में हम उनसे मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम अपना प्रोडक्ट पे लोगो वगैरह लगाना चाहें तो उसका क्या रेट होगा, और हम अदर कुछ चीज़ें वगैरह लेना चाहें तो उसका क्या होगा, सारा कुछ हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो कुछ जो होते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोगों की फैसिलिटी प्रोवाइड करते होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें पे करें, हम आपको उसके अंदर, अगर हमारे साथ आप 500 या 1000 यूनिट लेते हैं तो हम आपको जो है लोगो जो है वो आपके प्रोडक्ट पर हम लगा कर देंगे इन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप थोड़े यूनिट्स लेते हैं तो फिर हम आपको वो लोगो वगैरह लगा कर नहीं देंगे। तो इस हिसाब से हम उनसे सारी की सारी जो चीज़ें मेल पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आई हो तो पूछ ले। आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
हम्म। अच्छा, एलएलसी कैसे बनेगी? ये हमने यूएसए में जिस वक्त दो तरह से बनती है। अगर आपका यूएसए में कोई रिलेटिव वगैरह रहता है तो उसके थ्रू बनवा सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा सकते हैं। आप फिर हम सारी चीज़ें जो हैं उसी के एड्रेस पर बनवाएंगे, यानी कि जहाँ पर उसका होम एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर वो यूज़ कर रहा है, जिस बैंक में उसका अकाउंट है, वो सारी चीज़ें हम ना एलएलसी की जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वो उसको कह देंगे कि हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसके नाम पर सारी चीज़ें बन जाएंगी। फिर उसके लिए वहाँ पर उसको कार्ड होल्डर होता है, ग्रीन कार्ड आई थिंक चलता है यूएसए या यूके के लिए, तो वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, उस पे ही सारी चीज़ें उसकी बन जाएंगी। अगर हम आउट ऑफ यूएसए हैं, फिर हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम अपने पासपोर्ट पे बनाते हैं, उसके लिए हमें वर्चुअल एड्रेस चाहिए होता है, वर्चुअल फ़ोन नंबर चाहिए होता है, और हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो वो बैंक अकाउंट हमारे पास अगर पाकिस्तान से पेमेंट करना चाह रहे हैं, रिसीव करना चाह रहे हैं, तो पेओनियर बेस्ट है। अगर पेओनियर नहीं यूज़ करना चाहते तो मरकरी भी बेस्ट है। मरकरी भी एक बहुत अच्छा है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन। ये चार पांच चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए। जी, ये इंशाल्लाह जब हमारी आगे टॉपिक होगा ना लिस्टिंग का, उसमें हम सेलर अकाउंट वगैरह जो है सारे का सारा किस तरीके से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें मेरे पास अभी अकाउंट तो नहीं है, क्योंकि अकाउंट एक क्लाइंट का है, यूके का क्लाइंट है। तो उसने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी है, कोशिश करूंगा वो मैं उससे आपको सारा कुछ समझाऊं, वो मिल जाए अगर। लेकिन वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मेरे पास है ना। तो इस वजह से वो फिर इस वैसे ही सारा कुछ करके दिखा दूंगा, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं और कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, अभी हम उनसे जो है कांटेक्ट करने के वक़्त जो है सप्लायर लोकेटेड, उनकी लोकेशन किधर है, यूएसए से हैं या आउट ऑफ यूएसए हैं। कोशिश करनी है कि जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरर से रब्ता करते हैं, यूएसए का ही हो, जिस मार्केट प्लेस के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम आउट ऑफ यूएसए करेंगे तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि हमें फ्रेट चार्जेस, एफओडब्ल्यू हो गया, उसके बाद डीडीपी हो गया, ड्यूटी चार्जेस जो होते हैं वो हमें पे करने पड़ते हैं। फिर हमने उसको बताना है कि हमारे पास प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी ये प्रोडक्ट एक की थी यूके के लिए, फाइंड कर रहा था। अब ये इसकी है, ये इसका है शूज़ है। तो इसमें उसने बताना है कि मुझे इस कलर में चाहिए, इसकी लेदर ये हो, उसके बाद मैन मेड है ये, मतलब ये इसकी स्पेसिफिकेशन है सारी की सारी। मटेरियल कौन सा है, लेदर में चाहिए, टेक्सटाइल है, मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको बतानी है, उसका वेट कितना हो। आगे शिपिंग रिस्ट्रिक्शन से मुराद कि हमने वो शिपिंग मेथड यूज़ करना है जो यूएसए के लिए हो अवेलेबल। तो उसमें फेडेक्स आ जाता है, शिपिंग मेथड जो है। फेडेक्स की भी सर्विसेज हम ले सकते हैं, या फिर हम एयरप्लेन वगैरह की सर्विस ले सकते हैं, ऑर्डर जब हमने लेना होता है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की डायमेंशंस वगैरह बतानी होती हैं, उसका कितना सेंटीमीटर है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है उसकी, पैकेजिंग की। जी। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, वो बिल्कुल बता देंगे हमें। मेरे पास जो है ना, मैंने तो कांटेक्ट किया था चाइना से ना, एक है फीमेल, उससे मैंने कन्वर्सेशन की थी, तो उससे मैंने हर चीज़ पूछ के रखी हुई थी। तो उसने मुझे बताया था कि अगर आपने यूएसए तक कोई सामान पहुंचाना है ना, तो वो केजीज के हिसाब से आपका सामान जो है उससे चार्ज करते हैं। तो वो केजी का लेते हैं, $25 लेते हैं पर केजी का। 1 केजी में आपकी जितना प्रोडक्ट होता है, अगर उसका 100 ग्राम वजन है, तो जाहिर बात है 1 केजी के अंदर 10 प्रोडक्ट आ जाएंगे, वो 10 यूनिट्स आ जाएंगी। उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं फ्रेट का। तो अगर आपने उधर से शिपिंग यूज़ करनी है, बाय सी यूज़ करना है, तो उसके जो चार्ज होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं।
मतलब कि 25 से लेकर 30 तक। अगर एयर यूज़ करनी है बाय एयर तो उसके $50 तक चार्ज होते हैं 1 केजी के। तो इस हिसाब से अगर हमने ज़्यादा यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो फिर वो खुद जो बंदे जिस बंदे से मैंने मतलब कि सामान लेना था उसने अपना चार्जेस बताया था। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि ये एक सप्लायर से सामान ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये आपने कोई एजेंट है उसके एड्रेस तक पहुंचा दें, तो उस एजेंट से हम अगर राब्ता कर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बानिस्बत के सप्लायर से कि हमें ये इधर तक पहुंचाएं, यूएसए तक। बाय एयर के ज़्यादा होते हैं और आवर्स जो सीज होता है उसके थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाँ, हम प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को ना मंगवा सकते हैं अलीबाबा से, लेकिन होलसेल की प्रोडक्ट को हम अलीबाबा से नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि हाँ, नहीं, होलसेल पे इसलिए नहीं करेंगे ना कि होलसेल से 20-25 दिन अगर लग जाते हैं तो क्या फ़ायदा हमें? उतनी देर तक वो स्टैटिस्टिक सेम ना रहे, चेंज हो जाएँ। हाँ, तो उसके बाद हमने उसकी पूछ लेनी है कि मॉडिफिकेशन क्या-क्या करना चाह रहे हैं, लोगो वगैरह लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे। फिर प्रोडक्ट की कैटलॉग डिटेल हमें सेंड करें और प्राइवेट लेवल में हम अपना ब्रांड जो रजिस्टर्ड करवाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो हम उस पे लगवाते हैं लोगो पर। और उसके बाद प्रोसेस उसका जो प्रोसेस वर्क होता है, यानी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट में आने वाला खर्चा जो होता है, ये सारा का सारा। और लेबलिंग होगी, डिज़ाइन होगी, पैकेजिंग होगी, हम कौन सी पैकेजिंग करना चाह रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, कलर्स होते हैं, वेरिएशंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको पहले ईमेल के अंदर डिटेल से बता देते हैं। उसके बाद पूछते हैं मिनिमम ऑर्डर्स, कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, अमेज़न तक जो कॉस्ट ऑफ गुड है उसका खर्चा कितना होगा। इंस्पेक्शन अगर करवाना चाह रहे हैं, अगर हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि जो हमने प्रोडक्ट अली बाबा वालों से ली है वो हमारे उधर वेयर हाउस पे पहुंची है, वाकई ही वो प्रोडक्ट है जो हमने अली बाबा वालों से लेते वक्त देखी थी, तो उसके लिए हम इंस्पेक्शन फ़ीस जो होती है वो हम पे करते हैं। तो वो $150 से लेकर $200 तक चार्ज करते हैं इंस्पेक्शन फ़ीस का। उसके लिए जो है अमेज़न जो है वो अपनी एक टीम भेजता है, वो सारी की सारी, या अगर आप खुद किसी पर्सनली को जानते हैं उससे कहकर आप उसकी जो है क्यूरी वगैरह ले सकते हैं। तो वो फिर आपको एक सर्टिफिकेशन दे देता है कि हाँ आपने जो इनवाइस में चीज़ मंगवाई थी वही चीज़ आपकी यहाँ पर है। तो फिर हम उसका लीड टाइम ऑफ प्रोडक्शन, उसको कितना टाइम लगा है उधर तक पहुँचने में, उसकी प्रोडक्शन जो है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आपने फास्ट ट्रैक तेज़ी के साथ यानी कि कम डेज़ के अंदर अपना सामान पहुँचावाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये हम जो है सारी की सारी एक शीट के अंदर एनालाइजिंग करते हैं, वो हम शीट बनाते हैं, उसके अंदर हम फिर सारा कुछ जो है नोट कर रहे होते हैं। और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कितनी तक की पड़ रही होती है प्राइवेट लेवल की, क्योंकि ये प्राइवेट लेवल का ही सारा स्केच है। होलसेल में हम सिर्फ उसको ब्रांड को मेल करते हैं, मेल करने के बाद उनकी रिप्लाई का जवाब करते हैं, इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर हम किसी और से कर रहे हैं आउट ऑफ यूएसए या यूके, फिर हम उनके लिए हर चीज़ पूछते हैं प्राइवेट लेवल के लिए, होलसेल के लिए नहीं है। और उसके बाद फिर पेमेंट मेथड कौन सा है, वाइट लेबल प्रोडक्ट क्या है या प्राइवेट लेबल है, कौन सी प्रोडक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह उनसे पूछते हैं, कब चाहिए और कहाँ चाहिए, ये सारी हम उनसे पूछते हैं। उसके बाद हम एक शीट बनाते हैं। तो जब हम ब्रांड से कांटेक्ट कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर हमने एक एक्सेल पे शीट बनानी है। उस पे हमने सबसे पहले वेट, उसका वज़न कितना है, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस अभी ये डायमेंशंस हैं, यानी कि अब जो प्रोडक्ट ऊपर मैंने ओपन की हुई थी ये, इसका क्या साइज़ था, इसका साइज़ है 29 मल्टीप्लाई बाय, ये इसकी विड्थ है, हाइट है, ये लेंथ है, यानी कि ये इसका डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन हमने लिखना है कितना है उसका। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसको कोई रोकथाम वाली चीज़ तो नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ग्लास में चीज़ हो गई या फॉर एग्जांपल असला वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है जिससे हम अगर कोई शिपमेंट करवाएं या हम बाय एयर लेकर जाएं तो हमें उधर ही वो सिक्योरिटी वाले रोक लें। तो ये चीज़ ऐसी चीज़ तो नहीं है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। मॉडिफिकेशन क्या क्या की है हमने उसके अंदर, हमने उस हिसाब से उसका उसको साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करवाया। पहले क्या मतलब कि वो ओवरसीज़ थी, ओवर साइज़ प्रोडक्ट थी, अभी हमने स्टैंडर्ड साइज़ में लेकर आए हैं। कैटलॉग वगैरह हमने उसका जो है उसमें क्या है, लेबल्स हैं लगाए हैं, पैकेजिंग की लगाई है, ये सारी चीज़ें, और यूनिट प्राइस कितनी है,
हमें वो एक प्रोडक्ट कितने पे मिल रही है, $7 में मिल रही है, $8 में मिल रही है, क्वांटिटीज़ कितनी है, उस हिसाब से हमें 1000 क्वांटिटी में। मैं आप लोगों को एक शीट प्रोवाइड की थी, उसके अंदर 3 तरह के उन्होंने बताए हुए थे। अगर हम 350 यूनिट्स लेते हैं तो उसका रेट अलहदा था, अगर 1000 यूनिट्स लेते हैं उसका रेट अलहदा था, अगर हम 5000 लेते हैं तो उसका रेट अलहदा था। तो वो आप लोगों ने शायद नोट की हो, जो मैंने आप लोगों को शीट्स प्रोवाइड की थी। हाँ, तो ये उस हिसाब से सारी डिटेल जो होती हैं वो, जिस वक़्त ब्रांड एक रिप्लाई करता है या मैन्युफैक्चरर रिप्लाई करता है, तो वो सारी की सारी कैटलॉग के ज़रिए बता रहा होता है शीट्स। फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, हमें अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, शिपमेंट कॉस्ट वगैरह जो आ रही है अमेज़न के सेंटर तक, उसका अप्रॉक्सीमेट जो है वो कितना बन रहा है। इंस्पेक्शन फ़ीस अगर हम लेना कोई क्वालिटी इंस्पेक्शन करवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है, कितना टाइम लग रहा है, अगर हम फास्ट शिपिंग करवाना चाह रहे हैं उसके क्या चार्जेस हैं, कौन सी शिपिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट ऑप्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वाइट लेबल्स, फिर कमेंट, ये सारी चीज़ें हम एक प्रॉपर शीट में बनाते हैं। और ये वो शीट है, ये सप्लायर की एक शीट है जो बनाई हुई थी। इसमें मार्जिन लिखा हुआ था एक तरफ, गिव अवे एंड शिपिंग एक तरफ, मेकिंग, मार्केटिंग, यानी कि उसकी पीपीसी कंपेनिंग वगैरह में खर्चा कितना आता है। उसके बाद सप्लायर फ्लेक्सिबिलिटी, जो सप्लायर होता है उसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से हमने ये एक एनालाइजिंग शीट बनाई हुई है, जो जिसे हम सप्लायर्स कहते हैं, जो अपने सप्लायर्स के, जिस सप्लायर से हम कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी सारी जो चीज़ें मिल रही होती हैं, रिटेल प्राइस कितनी है, कितने पे हम सेल करेंगे, एफबीए फीस कितनी है, उस पे आने वाली जो लागत है गुड पर, उसको कितनी है, उसके बाद उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें हमने गिव अवेज वगैरह में की थी। और उसके बाद दूसरी हमने ये एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने हमने कॉस्ट आई है अमेज़न के, 1000 आई है, और शिपिंग कॉस्ट कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हमने एक मार्जिन का लगाया है। तो इस तरीके से हम उसकी शीट्स वगैरह की लगाते हैं। फिर जब हम सप्लायर को चूज़ कर रहे होते हैं तो हमने प्राइवेट लेवल में तो ज़ाहिर बात है एक सप्लायर के साथ तो हम कांटेक्ट नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 सप्लायर के साथ कांटेक्ट करें, उनको मेल्स करें। तो क्योंकि हमें जौन सा रेट अच्छा लगेगा फिर उस रेट के साथ हम अपनी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसीड करते हैं लिस्टिंग के लिए। तो इसलिए उसके जो है ज़ाहिर बात है, अब जो लाइट वेट होगी, जो अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा, कम पे शिपिंग में चीज़ें देगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके अंदर कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी सप्लायर की। और तो इस वजह से, और अलीबाबा पे तो हम देखते हैं कि अगर वो 5 साल उसने एक चीज़ सेल कर ली है और वेरीफाइड है, तो इसको एक सर्टिफिकेशन अलीबाबा वालों की तरफ से अलॉट हो जाती है। तो वो हम चेक करते हैं और उसके बाद हम उससे कांटेक्ट करते हैं। अगर 2-3 साल वाला है कोई सप्लायर, हम उनको ज़्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि वो अनवेरीफाइड भी होते हैं, वो बाज़ औक़ात क्या पता जो चीज़ दिखा रहे हैं वो ना भेजें, दूसरी चीज़ भेज दें। तो ये हम हमेशा ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही, सप्लायर के साथ ही आगे हम जाते हैं। तो अगर हमारी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, हम इसके 3 से 4 सप्लायर्स के साथ रब्ता करेंगे। अगर ब्रांड है होलसेल में तो फिर हम तो ज़ाहिर बात है ब्रांड से ही रब्ता करेंगे, लेकिन अगर हम प्राइवेट लेवल के लिए जा रहे हैं फिर हम 3 से 4 सप्लायर के साथ रब्ता करेंगे। तो इस तरीके से फिर वो वाला सप्लायर ढूंढेंगे जो हमारी रेट जो हमें सही देगा। तो हम उसके लिए हर सप्लायर की एनालाइजिंग शीट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4। सप्लायर 1 से हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, सप्लायर 2 से इतना बच रहा है, सप्लायर 3 से इतना बच रहा है। तो इस तरीके से एक शीट को हम एनालाइज करते हैं। तो ये शीट इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे भी, और आपको मैं सारी चीज़ें जो है बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने एक शीट को बनाने के वक्त इस्तेमाल करनी है और वो कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। तो अभी ये मैं चाह रहा था थ्योरी थोड़ी सी कंप्लीट हो, जिसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करके दिखा दूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो हमारा सारे का सारा इसी शीट्स वगैरह से रिलेटेड होगा। उसके बाद बस वही नेक्स्ट हमने जो है क्वालिटी वगैरह, लोगो प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। उसके बाद अगर हमने कोई पहले सैंपल मंगवाना है तो वो सैंपल अभी हम मंगवा सकते हैं। तो सैंपल के लिए हमें कितने, एक सैंपल के $40 से $50 पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी जो प्रोडक्ट है शूज़, हम इस चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई ये वो ही प्रोडक्ट है जो हमें ऐप भेजेगा, तो हम उसको कहते हैं कि हमें एक सैंपल इसका भिजवा दें ताकि हम अपनी तसल्ली करवा लें।
तो हम उसको सैंपल के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ जो होते हैं सेलर्स सप्लायर्स जो होते हैं वो फ्री में भी सैंपल सेंड कर देते हैं। उसके बाद हम एक्सेप्शन लगाते हैं कि एग्जांपल ऑफ प्राइवेट लेबल सप्लीमेंट क्या है कि रेडी टू शिप प्रोडक्ट हो जो और उसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स एंड ऑलरेडी सर्टिफाइड फूड ग्रेड हो, यानी कि कोई भी हमें एक्स्ट्रा अपने ऊपर चार्ज ना करना पड़े, हम हमेशा उसी प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसकी सर्टिफिकेशन हो। अब हम ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब कर लें सप्लायर से कि उसकी सर्टिफिकेशन ना हो, तो वो अमेज़न के वेयर हाउस में आकर अगर वो चेक करते हैं तो लेबॉर्ट्री वाले उसको डिसक्वालीफाई कर दें, और इस वजह से कि इसका सही नहीं है, इसके अंदर जो यूज़ हुई है क्वालिटी सही नहीं है। तो हम जो मैन्युफैक्चरर से पूछते भी हैं कि हमें उस प्रोडक्ट की रिलेटेड जो सर्टिफिकेट हैं वो भी हमें प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि अगर अमेज़न बाज़ औक़ात प्राइवेट लेवल पे मांग ले तो वो हम उनको दिखा सकें कि ये जो प्रोडक्ट है वाकई सर्टिफाइड है। तो ये हम उनसे एक हिफाजतन जिसे कहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन भी ले लेते हैं जिस वक्त हम किसी सप्लायर से बात करते हैं। उसके बाद फिर हम जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारी, फिर हम उससे ऑर्डर कर देते हैं। फिर ऑर्डर में हम उससे कहते हैं कि हमें 3 मंथ के अंदर अंदर या 1 मंथ के अंदर अंदर जो है कम से कम ये टाइम के अंदर जो चीज़ें हैं हमें सारी की सारी ये हमारे जो अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा दी जाए। तो उसके बाद शेड्यूल बनाते हैं कि किस डेट को हमारी वहाँ से अराइवल होगी और किस डेट तक हमारे जो है प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँच जाएगा। तो इंशाल्लाह जो शीट मैंने बनाई है मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो इसको थॉरोली पढ़ लीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। फिर जो रीज़न होती है ब्रांड और सप्लायर क्यों नहीं रिप्लाई करता, उसमें यही रीज़न होती है कि हम जो है उनको कॉल नहीं करते, या वो हमारी कॉल का रिप्लाई नहीं करता, या फिर उस ब्रांड के पास या सप्लायर के पास काफ़ी सारे रीसेलर्स होते हैं। अब मैं एक मेल दिखाता हूँ आपको। मैंने मेल की थी एक ब्रांड को तकरीबन 2-3 दिन पहले। उसने मुझे कहा कि हमारे पास काफ़ी सारे सेलर्स हैं जिसकी वजह से हम आपके थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो अगर आप पेशेंस रखें और इंशाल्लाह हम आपको मतलब कि वो रिप्लाई करेंगे। ये देखें, थैंक यू फॉर योर ईमेल, अ मेंबर ऑफ आवर टेक्निकल सपोर्ट रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, वी आर एक्सपीरियंस हायर देन यूजुअल वॉल्यूम, यानी कि हमें हमारे मतलब के हिम्मत से मुताबिक ज़्यादा वॉल्यूम है कंटेक्ट का, तो इसलिए हम आपसे माजरत ख्वाह कि हम आपको डिले कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी मसला वगैरह है, हमारे पहले कस्टमर हैं, आप हमसे पहले चीज़ें ले चुके हैं, तो अपनी ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दें ताकि फिर हम आपसे जल्दी रब्ता करें। अगर आप न्यू सेलर हैं तो फिर हमें बता दें, हम आपको जैसे ही वर्किंग डेज नेक्स्ट होते हैं उनके वहाँ पे सैटरडे और संडे जो होता है ऑफ होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सैटरडे और संडे से पहले हम मेल कर दें क्लाइंट्स को, सॉरी सप्लायर्स को, ताकि हमें मंडे तो ट्यूसडे तक जो रिप्लाई आ जाए। तो कोशिश करनी चाहिए 5 डेज़ के अंदर हम मेल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सैटरडे और संडे को मेल्स ना करें, वो देखते ही नहीं है मेल्स वगैरह इन दिनों में। तो बाज़ औक़ात ये वजह भी होती है कि वो हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, या तो उनको मेल नहीं मिली होती इसलिए उनको हम दोबारा मेल कर देते हैं, या फिर हम उनको जो सी चीज़ समझाना चाह रहे होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते, हमारा सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा होता उनको कि हम बात बात क्या करना चाह रहे हैं, इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे होते। तो ये भी चीज़ें होती हैं जिस वजह से जो ब्रांड और सप्लायर जो होता है हमें रिप्लाई नहीं करता। अमूमन जो सप्लायर होता है वो तो रिप्लाई कर देता है, लेकिन जो ब्रांड है वो थोड़ा सा मूडी होता है, उसका अपना मूड होता है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होती इतनी सेलर्स की, ज़्यादा सेलर्स की, तो इसलिए वो टाइम से कभी लगे कर देता है, नहीं तो उसका अपना मूड होता है, वो मूड से ही करता है, उसको हमें हमेशा कॉल ही करनी पड़ती है जो ब्रांड होता है। तो बेहतर यही है उनको कॉल करके सारी जो मेल पे चीज़ें सेंड की हैं वही हम उनको मेल वो कॉल पर समझा दें। तो ये कुछ रीज़न होती हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है, जब हम ब्रांड से अपनी सारी चीज़ें उनको दे देते हैं, हम एलएलसी दे देते हैं, अपना एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो अप्रूवल हमें कैसे मिलेगी प्रोडक्ट की? वो हमें एक ऑथोराइज्ड लेटर बनाकर देगा, या फिर हमें रीसेलर सर्टिफिकेट बनाकर देगा कि ये जो बंदा है ये मेरे साथ काम करने का अहल है, और ये मैं इसको अपने स्टोर के अलावा किसी भी स्टोर पर वर्क करने का परमिट देता हूँ।
तो वो हमें एक लेटर बनाकर दे देगा, तो उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड लेटर या रीसेलर सर्टिफिकेट। उसके बाद दो एक और चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है, अमेज़न जो पूछता है हमसे, वो पूछता है कि इनवॉइस। इनवॉइस क्या चीज़ होती है? इनवॉइस बेसिकली एक बिल होता है जिसके अंदर हम एक साल के तौर पे हमने प्रोडक्ट मंगवाई है, शूज़ मंगवाए हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है 100, इसकी रिटेल जो प्राइस है वो कितनी है $3, इस पे कितना टैक्स पड़ रहा है 2% 3% पड़ रहा है, वो डालकर उसकी कितनी कीमत बन रही है। और हमने इससे ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाई है, इसका अगर हमने जो ब्लू कलर में 100 क्वांटिटी मंगवाई है, रेड कलर में हमने 50 मंगवाई है, और इस कलर में हमने 10 मंगवाई है या 100 मंगवाई है, तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट डिटेल होती है वो एक इनवॉइस कहलवाती है। तो वो हमसे अमेज़न इनवॉइस मांगता है, तो वो हम दो चीज़ें अमेज़न को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा होलसेल का जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद डीडीपी क्या होता है? डीडीपी होता है डिलीवर ड्यूटी पेड चार्ज। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए जो आने वाली लागत होती है वो खुद बर्दाश्त करे। अब अगर हम किसी ब्रांड से रब्ता करते हैं तो हम उसे अमेज़न का तो एड्रेस कभी भी नहीं देंगे। उसके लिए हमें एक सेकंड ऑप्शन होता है प्रेपिंग का, वो हमें एजेंट ढूंढना होता है। तो वो प्रेपिंग एजेंट यूएसए की काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि प्रेपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो जब हम एक ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेपिंग वालों को रब्ता करना। तो वो भी इंशाल्लाह है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रेपिंग की कौन कौन सी हैं कंपनीज हैं जिनसे हम रब्ता करते हैं। और फिर लैंड कॉस्ट, जो अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचने वाली मैन्युफैक्चरिंग से लेके वहाँ के स्टोरेज के फीस जो होती है, वो सारी की सारी जो होती है वो एक लैंड कॉस्ट होती है। उसके बाद एक्स वर्क, इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें जो प्रोडक्ट हमारे स्टोरेज एरिया तक बनने वाली जो चीज़ होती है वो सारे के सारा जो खर्चा होता है उसमें लेबर का भी आ जाता है, फ्रेट चार्जेस आ जाते हैं, उसके अंदर टैक्स आ जाते हैं, उसके अंदर और शिपिंग चार्जेस आ जाते हैं, स्टोरेज फीस आ जाती है, ये सारी की सारी उस एक्स वर्क जो है वो एक मतलब कि टैक्स होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं आ जाता है वो। फिर एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड, अगर एक जो है ब्रांड है या मैन्युफैक्चरर है, वो कहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट का सिर्फ इधर तक जिम्मेदार हूँ कि शिपिंग एरिया तक पहुँचा दूंगा, यानी कि चाइना का जो बंदरगाह है उधर तक मैं पहुँचा दूंगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बंदरगाह से लेकर अपने जो है अमेज़न के वेयर हाउस तक वो चीज़ किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसको हम कहेंगे फ्री ऑन बोर्ड। तो इसमें जो है कम खर्चा होता है, उसमें वो सिर्फ आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर बात है हमारी होती है खुद की, फिर हमने उसको भी पे करना होता है। वो सारी चीज़ें हम जो है FWB होती है जिसे हम फ्री वेट बोर्ड कहते हैं। उसके बाद ये है कि हम किस तरीके से चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमने जो एक अमेज़न पे मंगवाया है वो सेफली पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए एक वेबसाइट है www.kima.com, ये 150 से $200 पे हमसे लेती है, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको इनवॉइस के मुताबिक चेक करने के बाद और हर चीज़ ओके करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट बनाकर हमें इशू कर देती है कि हाँ आपने जो प्रोडक्ट मंगवाई है वो सही सलामत पहुंच गया, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो प्रोडक्ट हमने मंगवाई थी वही प्रोडक्ट है। तो ये इस तरीके से हम इस वेबसाइट से जाके अपनी प्रोडक्ट की इनवॉइस भेजते हैं उनको, और भेजने के बाद वो एक एजेंट भेज देते हैं वहाँ पर, और वो एजेंट जाके सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेता है। तो अब पेमेंट मेथड क्या क्या है? पेमेंट मेथड इनके हैं, वायर ट्रांसफ़र है, पेपाल है, और मास्टर कार्ड है। अच्छा, हमने दो चीज़ें हैं जिससे कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान से, तो हम कोशिश करें कि हम मास्टर कार्ड को प्रेफर करें, वीज़ा कार्ड को प्रेफर ना करें। मास्टर कार्ड जो है वो सिक्योरली है, सर्विस है, ये हर बैंक प्रोवाइड कर देता है, चाहे मिज़ान का ले लें, एमसीबी का ले लें, यूबीएल का ले लें, बैंकल फ्ला का ले लें। तो हम मास्टर कार्ड को रिकमेंड करें, उनसे कहें कि हमें मास्टर कार्ड चाहिए, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अच्छी ट्रांजैक्शन का मोड ऑफ पेमेंट है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर और ब्रांड भी आपको बाज़ात खुद कह देता है कि मुझे इस तरीके से आप पे करें, तो वो हम उनसे पूछते हैं, पूछने के बाद सारा कुछ डिटेल से बता देता है।
तो यहाँ तक किसी को थ्योरी में कोई समझ नहीं आई तो बताएं, ताकि फिर हम आगे प्रैक्टिकली करें थोड़ा सा। ये मास्टर कार्ड ज़्यादा सिक्योरली है। हाँ, हाँ, बैंकल हबीब से आप जाकर कांटेक्ट करें उनसे कि मुझे मास्टर कार्ड चाहिए। तो आई थिंक आपसे पूछता है कि आपके अकाउंट में 25 या 20 हज़ार रुपये है। तो अगर इतने हैं तो वो आपको इशू कर देते हैं मास्टर कार्ड। उसकी फीस होती है 2 हज़ार होती है या 1900 कोई फीस होती है, 2 हज़ार के करीब होती है। हाँ जी, इतनी उसकी फीस होती है उसकी। हाँ जी, इनसे कांटेक्ट करें, अपना मास्टर कार्ड, ज़ाहिर बात है आपने आगे कंटिन्यू करना है तो आपको ये चीज़ें तो चाहिए होती हैं, सारी की सारी। हाँ, वो भी करवा लें। मास्टर कार्ड या फिर एक वीज़ा कार्ड होता है, लेकिन वीज़ा कार्ड जो है थोड़े-से उसमें इश्यू आ जाते हैं बाज़ औक़ात ट्रांज़ैक्शंस की, लेकिन मास्टर कार्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलें, अगर वो इश्यू नहीं आ रहा तो आप उससे कर सकते हैं। वो भी वो इसका कोई इश्यू नहीं है, वो आपके पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, चाहे वीज़ा का है, मास्टर कार्ड है, क्योंकि जिस वक़्त भी हम। हाँ, ये ज़्यादा रिकमेंड इसलिए कि हम पेमेंट वग़ैरह भी मँगवा सकते हैं ना, इसकी लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। हाँ, या हाँ जी, उसकी है क्या नाम है, दूसरा जो है ना, उसकी लिमिट है, उसकी हम तकरीबन 1 दिन के अंदर 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। हाँ, इसकी हम 1 दिन के अंदर है कुछ 5 लाख या 10 लाख, इतनी कोई है इसकी अप्रॉक्सिमेट, या लिमिटलेस भी है। ये पूछना पड़ता है किस हिसाब से आप ले रहे हैं, गोल्डन ले रहे हैं, प्लैटिनम ले रहे हैं या सिल्वर ले रहे हैं, उस हिसाब से होता है ना। जी, इसके अंदर डिफरेंट मिल जाते हैं ना, पैकेजेस मिलते हैं, जैसे सिल्वर वाला होता है हल्का होता है, और प्लैटिनियम वाला थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है, और गोल्डन वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है। हाँ जी। हम्म। वो हमारा अमेज़न पे काम करने का परमिट होता है। वो नहीं, उसको हम रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं बोलते हम। एक प्रोडक्ट की वो होता है अमेज़न पे काम करने का परमिट, और जो हमें ब्रांड अप्रूवल देता है वो होता है प्रोडक्ट का अप्रूवल। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, वो हाँ मिलता है हमें, बिल्कुल उसे हम एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। जैसे हमें एफबीआर से रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो एफबीआर वाले हमें एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये पाकिस्तान का टैक्स पेयर है। तो इस तरीके से यूएसए जो है वो हमें एक सर्टिफिकेट बनाकर देता है कि हमें एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हम उनको टैक्स पे कर रहे हैं। हमारा जो भी सेल हो रही है उस पे हम उनको सालाना या माहाना जोन सा भी होता है, वो हम टैक्स उनको पे कर रहे होते हैं, तो वो उसका एक सर्टिफिकेट नंबर बनाकर दे देता है। वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, ये वो देखें इधर नजर आ रहा है, ये मेरा ना एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन जो है, जिस क्लाइंट के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ उसका है सर्टिफिकेट। हाँ, 87 से। हाँ जी, उसके बाद
ये उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर है, एलएलसी नंबर। और ये उसकी वेबसाइट है जिस पर हमने ब्रांड अप्रूवल के बाद प्रोडक्ट इधर भी हम लिस्ट कर दें तो बेहतर है। अगर ना लिस्ट करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ब्रांड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें इन सारी चीज़ों को चेक करे। लेकिन हम हिफाजतन एक आध प्रोडक्ट उसका लिस्ट कर भी दें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये उसका है, वर्डप्रेस पे सर नहीं हुई है ना। अच्छा, अब हम ना कांटेक्ट करते हैं ब्रांड से। तो मुझे एक प्रोडक्ट आपने मतलब आप ही की थी शायद प्रोडक्ट, जो मैंने कहा था कि अच्छी है, इसके साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, ताहा, हाँ ताहा की। मैं वो एक मिनट वो देख लूँ फाइल ओपन करके। अच्छा, इसका ये ब्रांड है क्लिनिक। तो अब हम इसको रब्ता करते हैं कि हमने इससे इस वाले ब्रांड से अप्रूवल लेनी है। गूगल पे जाएंगे हम, पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ये ऊपर उनकी वेबसाइट आ गई है। अच्छा, अब हमने इनसे जब कांटेक्ट करना है ना, तो हमने शीट प्रिपेयर करनी है एक साथ। अच्छा, इधर हमने शीट पे जब प्रिपेयर करनी है ना, तो हमने इधर ब्रांड का नाम लिखना है, ब्रांड, ईमेल, ब्रांड कांटेक्ट नंबर जिससे हम उनको फ़ोन करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो हमें चाहिए। फिर हम एक शीट बनाते हैं अमेजोन पे, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्राइस। और जो अमेजोन पर प्रोडक्ट जिसने बनाई हुई है, जो इसने लिस्ट की है, उसकी होलसेल प्राइस कितनी है। अमेजोन होलसेल सेलर प्राइस वो कितनी है। हमें किस रेट पे रिक्वायर्ड होलसेल प्राइस, यानी कि हमें किस होलसेल प्राइस पे वो प्रोडक्ट चाहिए। जाहिर बात है, कोशिश हम यही करते हैं कि हमें उस ब्रांड जो होता है उसके कम पे हम मिल जाए। तो अगर ब्रांड हमें उस रेट पे प्रोवाइड कर देता है ठीक है, नहीं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है हम उससे फाइंड करते हैं फिर। तो उसके लिए मैंने बताया था कि कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में जाकर
यानी इसकी 4.67 इसकी प्राइस है। तो अब अमेजोन होलसेल प्राइस जो है इधर लिख देंगे 4.7। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें $4.5 तक की ये प्रोडक्ट मिल जाए। ब्रांड का नेम हम यहाँ पे कर लेते हैं ये। ये ब्रांड का नेम हमने कर लिया। उसकी ईमेल अब देखते हैं ईमेल कौन सी है उसकी। तो उसकी ईमेल बाज़ औक़ात उसने प्रोवाइड की होती है, नहीं तो हम उसने एंड पर जाकर या कहीं पर ये जैसे फेसबुक लिखे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये उसने कॉल नंबर दिया हुआ है, ये हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। और ये शीट पे हमने उसका जो कॉलिंग नंबर होता है वो हमने पुट कर दिया। इस रिकॉर्ड को हमने अपने पास सेव रखना है, मतलब कि इस तरीके से हमने ब्रांड वगैरह को कांटेक्ट करना है, क्योंकि फर्दर भी हमें कांटेक्ट करना पड़ता है इनसे आफ्टर अप्रूवल। अब ईमेल के लिए क्या करना है, ईमेल के लिए यहाँ पर उन्होंने या यहाँ पे कंटेक्ट अस का फॉर्म दिया होगा, या उन्होंने लिखा होगा कस्टमर केयर कैरियर। और इधर तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने फेसबुक पे देखते हैं कि इन्होंने प्रोवाइड की है मेल या नहीं की। उन्होंने प्रोवाइड नहीं की हुई मेल, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर में जाकर क्लिक करते हैं। शायद उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह दिया हो ओपन करने के लिए। इधर देखें कंटेक्ट अस लिखा हुआ है, इधर फिर हमने क्लिक करना है उसको। कंटेक्ट अस में उन्होंने ये अपनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि अगर हम उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या तो हमें फ़ोन पे करें, नहीं तो हम उनका कांटेक्ट अस का जो फॉर्म है वो हम फिल कर देते हैं। तो अब इधर हमने उनको इधर अपना वो मेल लिखना है जो हमारे स्टोर का मेल है, जो हमारी वेबसाइट का मेल है। जैसे ये थी हमारी वेबसाइट, तो इसका जो मेल था वो ये है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जो है ना खुद भी ब्रांड को मेल करके देखिएगा और चेक कीजिएगा कि वो आपको रिप्लाई करता है या नहीं करता है। जोन जोन से आपने प्रोडक्ट हंट किए हैं, मैं कल आप लोगों को शीट दूंगा ना, उसमें से जिनकी मैं ओके लिख दूंगा, उसको आपने खुद ब खुद जो है ना मतलब कि कांटेक्ट करना है ब्रांड को जाकर। हम्म। हाँ, मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब इस पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब हमें वो ना रिप्लाई कर देगा, इस जोन सी मेल हमने प्रोवाइड की है ना, उस पे हमने हमें वो रिप्लाई कर देगा, जिससे कभी भी वो हमारा मैसेज देखेगा। कुछ तो अभी जैसे उसने किया, हमें हमने उनको मेल किया, तो अभी शायद आज संडे है, तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में वो कर देगा हमें मेल। तो उसकी तरफ से मेल आएगी हमें, तो फिर हम उस पे जो चीज़ें वो पूछेगा, हमें जोन सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी, हम किस तरीके से उसके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैं उसका एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट है। ऊपर हमने उनको रिक्वेस्ट लिखनी है, आई वांट टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू। उसके बाद अपना नाम और मार्केटर ऑफ गैरेज स्टोर, कंपनी स्पेशलाइजिंग प्रोडक्ट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, open account, currently looking for expand our product line and
आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू आर मैन्युफैक्चरर। फिर उसके बाद अप्रिशिएट योर टाइम, लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून दैट वी कैन कंटेक्ट फॉरवर्ड। आगे नाम, अपना जो स्टोर है वो, और अपना होम एड्रेस, स्टेट, सिटी, जिप कोड, जिस सिटी में रहते हैं उसका, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, ईमेल, और अपनी कंपनी की एलएलसी, और नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखकर हमने उनको सेंड कर देना है। तो फिर बाद में वो हमसे मैसेज करेगा, हमें मैसेज करेगा, और मैसेज करने के बाद वो हमें या तो कहेगा कि आप हमारे साथ जो है होलसेल का अकाउंट ओपन करें, या वो आपको एक पीडीएफ में फॉर्मेट सेंड कर देगा। वो मेरे पास एक था फॉर्मेट, तो वो आपसे आपको इस तरीके से ना एक फॉर्मेट सेंड कर देगा पीडीएफ का। ये वाला फॉर्मेट है, मैंने एक अप्लाई किया था, लाइबर्टी माउंटेन की प्रोडक्ट थी उसके लिए। तो उसमें हमने फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपने कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम आप जिस मेल से कर रहे हैं वही, यानी कि कैरियर स्टोर एट कैरियर स्टोर, ये आपने कंपनी का नेम प्रोवाइड कर देना है, ये वाला। इधर हम उस कंपनी का नेम लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे इधर। उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस, जो हमारी वेबसाइट होगी वो, और अपना फ़ोन नंबर जो कंपनी का होगा। उसके बाद आपने कहाँ से सुना, तो आपने इधर लिख देना है कि वेंडर रेफरल, या फिर अदर लिख दें, अदर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप कोई भी साइट लिख सकते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक से। उसके बाद एपी नेम में हमने वो नेम लिखना है जिसके पास इस अकाउंट की एक्सेस है, वो नाम अपना लिख दे। उसके बाद कंपनी नेम, ईमेल लिखनी है, फ़ोन नंबर, बिलिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, टैक्स रीसेलर नंबर। यूएसए के लिए जो रीसेलर नंबर होता है जो मैंने बताया था 827 जो है, वो साथ आपने कर देना है, और उसकी आपने पीडीएफ में डॉक्यूमेंट मंगवा के रख लेनी है अपने क्लाइंट से, और वो आपने साथ अटैच कर देनी है। और यहाँ पे लिख देना आई एम टैक्स एग्जेम्प्ट, यानी कि मैं टैक्स पे करने वाला हूँ। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड कौन सा चूज़ करना है, तो क्रेडिट कार्ड या प्रीपे। तो आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दें, जो जिस वक्त हम उनसे प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो हम मोड को यूज़ करेंगे जो। फिर मेन बायर, कौन है ख़रीदार इसका, उसका नाम लिख देना है हमने, यानी कि हम खरीद रहे हैं, अपने ही कंपनी के लिए खरीद रहे हैं चीज़, तो हमने अपनी नाम डिटेल वगैरह लिख देनी है सारी। उसके बाद अपनी कंपनी का इन बारे में बताना है कि आपने एलएलसी जो आपको मिलती है उस पर आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डेट भी लिखी होती है कब आपने कंपनी ओपन की थी, वो आपने लिख देना है। उसकी उसकी एनुअल सालाना सेल कितनी है, कितने स्टोर ओपन किए हुए हैं आपने, और उसकी एवरेज कितना है, रकबा कितना है। तो इधर हमने स्टोर का जो है, क्योंकि फिजिकल तो नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। बिजनेस क्या है, एलएलसी है हमारे पास। उसके बाद बिजनेस प्रोग्राम क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारा। उसके बाद सेल्स चैनल यूज्ड, कौन से सेल्स चैनल को आप यूज़ करते हुए ब्रांड के जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो उसमें हम इधर लिख देंगे कि बिजनेस टू बिजनेस कर देंगे, थर्ड पार्टी वेबसाइट करेंगे, और ये इसको कर देंगे थर्ड पार्टी को, और बिजनेस टू बिजनेस, इन दो को टिक कर देंगे। उसके बाद जो इस कंपनी के ऑनर्स हैं उनका नाम, उनकी डिटेल वगैरह। फिर अगर आपके पास किसी का ट्रेड रेफरेंस है तो ठीक, नहीं तो उसको स्किप कर देंगे। फिर ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे डीबीए होता है डूइंग बिजनेस असेस। ये एक फॉर्मेट सर्टिफिकेट होता है, ये हमारा कंपनी ही एलएलसी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। और उस वेबसाइट, थर्ड पार्टी कौन सी वेबसाइट है आपकी, अगर वो आपको इजाज़त दे रहा है, ये जो मैंने था मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया था लिबर्टी माउंटेन, तो वो इजाज़त दे रहा था कि आप अमेज़ोन पे जा सकते हैं, तो अमेज़ोन पे अपना जो सेलर अकाउंट है उसका लिंक आपने इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद डेट, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, सिग्नेचर वो करेगा जो कंपनी का ऑनर होगा, उसका उधर नाम, और यहाँ पे उसका टाइटल, टाइटल में आपने उसका लिखना है कि वो क्या है, उसका सीईओ